हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एक लाइक तो बनता है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। टॉप 10 टॉपिक्स हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन, हिंसाग्रस्त किस राज्य में सुरक्षा बलों ने 40 लोगों का एनकाउंटर कर दिया? आंसर होगा मणिपुर में। आपको पता होगा कि मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है, भयानक। पूरा मणिपुर बुरे दौर से गुजर रहा है। तो अभी ये हाल की खबर है कि 40 जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी हत्या की गई है, उनका एनकाउंटर किया गया है। और ये कहा है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने, ठीक है। और स्थिति खराब है, वहाँ सेना तैनात किया हुआ है, वहाँ पर सरकार की मदद कर रही सेना। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल और बात करेंगे। महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना, क्योंकि भारत के अंदर ही बहुत बुरी दशा है एक राज्य में। तो क्वेश्चन होगा, हिंसाग्रस्त किस राज्य की ओलंपिक विजेता सहित 11 खिलाड़ियों ने शांति जल्द बहाल नहीं होने पर केंद्र सरकार को मेडल और पुरस्कार लौटाने की चेतावनी दी है? आंसर होगा इसका भी मणिपुर, ठीक है। न्यूज़ देख रहे हैं आप, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उन लोगों ने कहा है कि अगर शांति स्थापित जल्दी नहीं होती है तो हम वापस कर देंगे, ठीक है। और कौन कौन हैं ये खिलाड़ी? तो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू सहित 11 खिलाड़ी हैं। इन सब ने कहा है कि हम ऐसी स्थिति रही तो हम क्यों रखें ये मेडल। इनमें कौन कौन है? पद्म पुरस्कार विजेता वेट लिफ्टर कुंजा रानी देवी हैं, पूर्व भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कप्तान बेम देवी, मुक्केबाज एल सरिता देवी, तो ये सब शामिल हैं, ठीक है। देखिए, मणिपुर में जो हिंसा हुई है 3 मई से अभी तक ऑफिशियल रूप से 80 लोगों की मौत हो चुकी है, आधिकारिक ये रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके अलावा कितना है पता नहीं। तो वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचे हैं। एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं क्या घटना है, कैसे हो रहा है ये। तो ये प्यारा भारत है और ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, ठीक है, पूर्वोत्तर का हिस्सा है। और रेड कलर में जो है वो है क्या? मणिपुर। मणिपुर, इसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं? तो ये नागालैंड है, इधर असम है और ये मिजोरम है, ठीक है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर कहेंगे भारत के किस पड़ोसी देश से लगती है मणिपुर की, तो वो है म्यांमार से, ठीक है। तो यहीं पर ये हिंसा बहुत तेज़ी से अभी तक है लगातार, और तकरीबन 1 महीने तो होने ही को है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं 29 मई को। और हालत ये है कि जब वो गुजर रहे थे, उनका काफिला गुजर रहा था, तो लोग तख्तियाँ लगा कर और कह रहे थे कि भाई यहाँ शांति स्थापित करो, ठीक है। 3-4 दिनों के दौरे पर हैं वो। और इससे पहले वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, ये सब भी दौरा कर चुके हैं, ओके। और अभी ये जो लेटेस्ट घटना है कि 28 मई को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ये कहा कि राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से दोबारा जो हिंसा शुरू हुई है, एक बार तो पहले हिंसा शुरू हुई थी जिसके बारे पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था। 5 मई को ये वीडियो बना था, क्यों जल रहा है मणिपुर। तो इसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है हिंसा की वजह, इतिहास, वर्तमान, संविधान से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब को देखते हुए। तो ये वीडियो देख लेना आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो वहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है मणिपुर में, 40 लोगों का इनकाउंटर किया गया। और शुरुआत में उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने, कि ये जो मारे गए लोग हैं वो मिलिटेंट थे, यानी आतंकवादी। फिर ये विवाद उभरा कि आप आतंकवादी कैसे कह रहे हो, तो फिर वह उग्रवादी हैं। उसके बाद फिर CDS अनिल चौहान, उन्होंने भी बयान जारी किया और कहा कि ये लोग उग्रवादी नहीं हैं, ये दरअसल जो जातीय हिंसा हो रही है तो उसमें जो शिकार लोग हैं और उसकी वजह से ये बवाल हो रहा है टोटल, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर ने ये कहा है कि इनके पास जो मारे गए हैं, इनके पास M16, AK-47, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर गन, इन सब मतलब ये लोग इसका इस्तेमाल करके आम नागरिकों को गोली मार रहे थे। तो इन सब के खिलाफ में, हिंसा के खिलाफ में मणिपुर में सेना और सुरक्षा बल तैनात हैं। क्या है मामला? दरअसल मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय है, तो उन दोनों के बीच में ये पूरा झड़प चल रही है। 2 समुदाय हैं मुख्य तौर पर, मैतेई समुदाय जो बहुसंख्यक है और दूसरे है
राज्य के कुकी और नागा शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, तो मैतेई समुदाय ये चाहता है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाए, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल जो समुदाय है वो इसके खिलाफ है। तो सारा विवाद इसी को लेकर है। और अब तो वहाँ जो लोग हैं, वहाँ के जो विधायक हैं और जो पहाड़ी इलाकों के विधायक हैं, उन सब का कहना है कि हमारे लिए अलग प्रशासन बनाई जाए, अलग प्रशासन दिया जाए, ठीक है। तो मणिपुर में काफ़ी स्थिति ख़राब है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें ग्रीन कलर का जो एरिया है, या डार्क ग्रीन या ब्लैक जैसा दिख रहा होगा आपको, तो वो सब पहाड़ी इलाके हैं। और ये जो येलो कलर में दिख रहा होगा हल्का, वो है मैदानी इलाका, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों के बीच में मूल तौर पर ये विवाद चल रहा है। मैदानी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उन सब का कहना है कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्थिति हुई है, बहुत स्थिति वहाँ की ख़राब है। ओके, तो ये पूरा मुद्दा है। मणिपुर की बात कर रहे थे हम। वहाँ के मुख्यमंत्री तो एन बीरेन सिंह हैं, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानी इम्फाल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 मई को। और इस बार की थीम क्या है? थीम ये रहा, ग्रो फूड नॉट टोबैको, मतलब हमें भोजन चाहिए, भोजन का उत्पादन करिए और तंबाकू नहीं, ठीक है। तो ये है थीम। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये WHO ने जारी किया है। वी नीड फूड नॉट टोबैको, ये भी कह सकते हैं, और ग्रो फूड नॉट टोबैको, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस दिवस को WHO ने ही घोषित किया हुआ है। दुनिया भर में हर साल, मतलब ऐसा WHO का कहना है कि दुनिया भर में हर साल तंबाकू से होने वाली जो बीमारियां हैं, उससे करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है, 80 लाख। तंबाकू का उपयोग कैंसर, फेफड़े की बीमारी, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक सहित कई सारी बीमारियों के लिए वो जिम्मेदार हैं, ये तंबाकू का उपयोग। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। किन भारतीय संगठनों को WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया कैटेगरी में वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी WNTD अवार्ड 2023 दिया है? आंसर होगा इसका A और B दोनों, यानी स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल यानी STCC मेघालय और सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च धारवाड़ कर्नाटक में, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं WHO की वेबसाइट से ये मैंने क्लिपिंग निकाला है, और इंडिया के ये दो हैं, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन सा है अवार्ड? तो WNTD अवार्ड 2023, ठीक है। क्यों दिया गया है ये? तो इन दोनों को तंबाकू के खपत को नियंत्रण करने और जागरूकता फैलाने के लिए ये अवार्ड मिला है, ठीक है। हर साल ये WNTD अवार्ड दिया जाता है WHO के द्वारा, अलग संगठन, व्यक्ति, इन सब को। तो पिछले साल अगर बात करेंगे 2022 में किसे मिला था भारत के लिए, तो भारत में झारखंड सरकार को मिला था, ठीक है, 2022 में। और 2023 में हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल मेघालय और इसके अलावा सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च धारवाड़, इसको मिला है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात है। और आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो उसी के दौरान ये अवार्ड दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और उससे पहले बता दूं कि तमाम जो भी देख रहे हैं आप, उसका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और एक मेंबरशिप प्लान भी है आप सबके लिए, 1 साल तक आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ है, इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए आप दे सकते हैं। और हज़ारों स्टूडेंट लाभ उठा रहे हैं। तमाम एग्जामिनेशन, चाहे वो SSC हो, BPSC हो, UPPSC हो और UPSC हो, और भी कई सारे एग्जामिनेशन, सब में हमारे क्वेश्चन बहुत टकराते हैं। और अभी हाल ही में जो UPSC का एग्जामिनेशन हुआ है, शानदार क्वेश्चन टकराए हैं। ओके, तो उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी यानी शराब की बोतलों पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश कौन सा है? आंसर होगा आयरलैंड, ठीक है। तो न्यूज़ देख रहे हैं आप, आयरलैंड ने एक नीति बनाई है जिसके तहत शराब पीने वाले लोगों को उनके जोखिम और उनके स्वास्थ्य पर जो नुकसान हो रहे हैं उसकी जानकारी अब बोतल के लेबल पर होगी। तो वहाँ पर ये
2026 से लागू कर दिया जाएगा। अभी तो अनाउंसमेंट कर दिया गया है, कानून बना दिया गया है, नीति बना दिया गया है और ये 22 मई 2026 से लागू होगा और इसमें कैंसर के जोखिम की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो गुर्दे यानी किडनी, लीवर, इन सब पर जो असर होता है तो उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो एक बार मैप के थ्रू भी देखते हैं कि आयरलैंड है कहाँ, फिर आपको और डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो इस मैप में प्यारा भारत अपना रहा और आयरलैंड जो है ना वो यूरोपीय देश है। तो एक बार यूरोप की ओर चलते हैं और ये रहा यूरोप और यहाँ देख रहे हैं आप मैप में ये आयरलैंड है। आयरलैंड जो है ना वो यूनाइटेड किंगडम का जो एक हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड, उसी से सटा हुआ है। ये रहा आयरलैंड। ठीक है, और ये यूरोपीय देश हैं, ये यूनाइटेड किंगडम है। ओके, और इधर वाला जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये ओशन है। ओके, और इसके पास आसपास के तमाम देश भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरफ फ्रांस है, नीदरलैंड हो गया, इधर नॉर्वे हो गया, इस तरफ ये तो यूनाइटेड किंगडम है और ये है आयरलैंड। ओके, मैप के जरिए आपको बताता हूँ क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मैप जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यूपीएससी एग्जामिनेशन में जितने मैप से क्वेश्चन आए वो सब जो मैंने बताए थे वैसे ही आए थे। ठीक है, तो अब आयरलैंड ने ये काम किया है कि वहाँ शराब की बोतलों पर लेबल लगाया जाएगा और दुनिया का ये दूसरा देश है। अगर सवाल हो कि दुनिया का पहला देश ऐसा कौन सा है तो दक्षिण कोरिया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के बाद ये दूसरा देश होगा आयरलैंड। और अगर सवाल हो कि यूरोपीय यूनियन में कौन सा देश है तो पहला देश है ऐसा। ठीक है, तो उसमें एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगाई जाएंगी, जैसे कि आप सिगरेट के जो डब्बा है ना उस पर जो जिस तरह से लिखा हुआ देखते हैं कि शराब मतलब उससे कैंसर हो सकता है, कैंसर का चिन्ह होता है, तो ऐसा ही कुछ वहाँ बताया जाएगा उस देश में आयरलैंड के शराब की बोतलों में कि लीवर में कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं उसकी वजह से, कैंसर हो सकता है उसकी वजह से। ओके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। दरअसल WHO ने इससे पहले ये बताया हुआ है 1990 में ही कि अल्कोहल जो है ना वो कार्सिनोजन है, यानी उसमें कैंसर पैदा करने वाला एजेंट है और उसकी वजह से कैंसर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ख़ास तौर पर यूरोप में लीवर कैंसर का प्रमुख कारण शराब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने या चुने गए? आंसर होगा रेचेप तैयब अर्दोआन। ठीक है, क्या नाम है? रेचेप तैयब अर्दोआन। अगर आप पहले से जानते होंगे कि कौन राष्ट्रपति हैं तो यहाँ से सवाल से समझ गए होंगे इन्हीं का नाम है। ओके, तो वो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं और अगर बात होगी कि कितनी बार वो चुनाव जीते हैं, 11वीं बार लगातार चुनाव जीते हैं। ठीक है, एक बार मैप के थ्रू तुर्की को देख लेते हैं, फिर और डिटेल बताएंगे आपको। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत इस मैप में, और अब चलते हैं तुर्की की ओर। तुर्की देखते हैं, तो ये रहा तुर्की, इसकी राजधानी है अंकारा। और अगर सवाल हो कि ये यूरोप में है या फिर एशिया में, तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो एशिया में और कुछ हिस्सा इस तरफ का वो यूरोप में पड़ता है। ओके, ज़्यादातर हिस्सा एशिया का ही पार्ट आप मान सकते हैं इसको। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इसके पड़ोसी देश हैं, इधर जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो है ईरान है, ये वाला इराक है, इस तरफ ये सीरिया है, और ये ग्रीस है इस तरफ, और यहाँ बुल्गारिया है। ठीक है, ये है ब्लैक सी यानी काला सागर, और इसका सी रूट यहीं से पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, और ये है मेडिटेरियन सी, और वहाँ पर है साइप्रस। तो ये है देश तुर्की है, और इसकी मुद्रा क्या है, करेंसी टर्किश लीरा है। ओके, तो यहीं पर 14 मई को पहले चरण का मतदान हुआ था, जिसमें अर्दोआन जो है ना वो बड़ी मुश्किल हुई थी उनको। 50% किसी को वोट नहीं मिला था। सामने विपक्ष के नेता थे कमाल किलिचदारोग्लू, और तुर्की के गांधी के रूप में उनको माना जाता है। तो जब किसी को 50% या उससे ज़्यादा वोट नहीं मिला तो उसके बाद फिर से वोटिंग की नौबत आ गई, और अभी वोटिंग हुई और उसमें अर्दोआन जो है ना वो फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तीसरी बार वो राष्ट्रपति बन रहे हैं, और पहली बार वो बने थे राष्ट्रपति 2014 में, और उससे पहले 2003 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे वहाँ के, और 3 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। मतलब कि 20 साल से वो सत्ता में मौजूद हैं।
अगर बात होगी कि एर्दोगान के चुनाव जीतने से वैश्विक असर क्या होगा और भारत पर क्या असर होगा, तो पहले वैश्विक असर पर देखते हैं, ग्लोबल इफेक्ट क्या होगा उस पर देखते हैं। तो देखिए तुर्की जो है ना यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, ठीक है। इस तरफ का हिस्सा यूरोप का हो जाता है, इधर का हिस्सा एशिया में चला आता है, और ये नेटो का मजबूत एक सदस्य है। और यहाँ पर कौन सत्ता पर काबिज होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एर्दोगन जो है वो नेटो में स्वीडन के शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों की बात है, राष्ट्रपति थे, उस दौरान उन्होंने स्वीडन को नाटो में शामिल करने के विरोध में एक तरह से वीटो कर दिया। और रूस से वो मिसाइल रक्षा प्रणाली भी ले रहे हैं, S-400 ले रहे हैं, और अमेरिका की तीखी नज़र यहाँ रहती है। और अब हालत ये हो गई कि अमेरिका ने एर्दोगान से अपील की है कि स्वीडन को नाटो में शामिल करने दें। दरअसल नेटो में जो 31 देश हैं नेटो में, और अगर कोई नया देश उसमें शामिल होना चाहता है तो उसके लिए शर्त है कि जितने भी मेंबर हैं वो सब मतलब उनकी अनुमति होनी चाहिए, तभी नेटो में शामिल किया जा सकता है। और अगर सवाल हो कि भारत और तुर्की के रिश्ते कैसे हैं और एर्दोगन के आने से रिश्ते में आगे क्या होगा, तो देखिए भारत और तुर्की के बीच में रिश्ते उतने बेहतर नहीं हैं। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको बधाई दी है, लेकिन कश्मीर मुद्दे को लेकर एर्दोगान जो है वो पाकिस्तान के पाले में खड़े हुए दिखते हैं। जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का विशेष जो दर्जा था उसको भारत ने ख़त्म कर दिया था, तो तुर्की ने खुलकर विरोध किया था, पाकिस्तान के पक्ष में बोला था, और एर्दोगान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी ले गए थे, वहाँ भी उठाया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और भारत ने इसका तीखा विरोध भी किया था, तीखी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन इंडिया और तुर्की के बीच में जो रिश्ते हैं वो मधुर नहीं हैं। हालांकि अभी जो कुछ वक्त पहले जब तुर्की में भूकंप आया था, बहुत बुरी तरीके से वहाँ बर्बाद हुआ था, तो इंडिया ने वहाँ राहत अभियान भी चलाया था। अब आपसे सवाल है कि उस राहत अभियान का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि तुर्की में जो भूकंप आया था उसमें जो भारत ने राहत अभियान चलाया उसका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है कि समझना चाहिए था। जो जियो पॉलिटिक्स है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ यानी CII, उसका अध्यक्ष पद वर्ष 2023-24 के लिए किसने संभाल लिया है? आंसर होगा R दिनेश, ठीक है। तो TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है ये पद। और उन्होंने किसकी जगह ली है? तो बजाज फिनवर्स लिमिटेड के CMD संदीप बजाज की उन्होंने जगह ली है। ओके, कई साल से वो CII से जुड़े हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट एलेक्ट वो कौन है? संजीव पुरी, यानी चुनाव चुन लिया गया है जो अगला अध्यक्ष संजीव पुरी को CII का, और वर्तमान में अभी ज्वाइन कर लिया है R दिनेश ने, ठीक है। तो अगले जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे संजीव पुरी। CII उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 1895 में। अगला क्वेश्चन, कौन सी भी विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 21 से 30 मई 2023 को आयोजित हुई? आंसर होगा 76, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस सभा को संबोधित भी किया वीडियो संदेश के माध्यम से। और PIB के अनुसार भारत ने ग्लोबल साउथ देशों सहित 100 से अधिक देशों को जो कोविड-19 का टीका है, जो 300 मिलियन खुराक भेजी थी, इन सब के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संदेश में ये बातें बताई हैं। ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो हर साल स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में आयोजित होता है, और WHO को कंट्रोल करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन वो यही है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसमें WHO के तमाम जो सदस्य देश हैं उन सब के प्रतिनिधिमंडल ये सब वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 मई को। हिंदी भाषा में उदंत मारदंड ये जो समाचार पत्र है ये पहला ऐसा हिंदी का समाचार पत्र था। और कब ये पब्लिश हुआ था? पहली बार 30 मई
1826 को, 30 मई 1826 को। तो इसी वजह से ये हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उदंत मार्तंड को किसने प्रकाशित किया था? कौन थे इसके एडिटर पब्लिशर? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कौन? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कोलकाता से साप्ताहिक समाचार के तौर पर इसको प्रकाशित किया था। प्रकाशक और संपादक वो खुद थे। ठीक है, तो ये दिवस इम्पॉर्टेंट है। और प्रेस से ही संबंधित दिवस अगर बात करेंगे तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? 3 मई को होता है। और अब इन्फॉर्मेशन जो कल घटना हुई है, भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, मतलब उन पर जो आरोप लगे, FIR दर्ज हुआ, तो गिरफ्तारी को लेकर जो पहलवान धरना दे रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उनको घसीटा गया, गिरफ्तार भी किया गया। तो उसके बाद काफ़ी वो निराश हुई, तमाम पहलवान हुए और हुई। तो उसके बाद इन सब ने फैसला किया था कि वो अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। हालांकि हरिद्वार वो लोग पहुंच गए थे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत वहाँ पहुँचे और पहलवानों से बातचीत की और कहा कि आप हमें दे दो, गंगा में मत बहाओ। फिर उन्होंने टाल दिया और पहलवानों ने कहा है 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को कि वो कार्रवाई करें। पोस्को एक्ट में मामला दर्ज है सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। पोस्को एक्ट में क्या है कि गिरफ्तारी तुरंत होने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी दी नहीं गई है, गिरफ्तार नहीं किया गया उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, मुझे अच्छा लगेगा। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।